Hello everyone, welcome back to my channel V2 Commerce. In this video, I will be telling you some important questions of Unit 3 Industrial Laws. So let's see the first question. Explain the deductions for the fine and deduction for absence from duty under the Payment of Wage Act 1936. पहली बात, ये जो यूनिट है ना, यूनिट 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इस यूनिट में आपके दो एक्ट हैं, है ना। तो दोनों एक्ट में से आपके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यूनिट 3 आपका इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि डिडक्शंस बताने हैं आपको, एक फाइन के और एक एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है ना। तो इसके जो भी डिडक्शन है ना, जो भी सेक्शन है, फाइन का तो सेक्शन 8 है आई गेस, और डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का सेक्शन 9 है। तो आपको वो डिडक्शंस लिखनी है। ऐसे ही आपका आ सकता है कि डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस बता दो, या फिर डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड बता दो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो हैं, फाइन और एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज टू whom द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 डज नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉयज में। जैसे एक होता है एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, या फिर यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या फिर आप लिख सकते हो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे ही अराउंड आपको लिखने पड़ेंगे 6 to 8 जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इस एक्ट के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन allocable surplus and available surplus as per the Payment of Bonus Act 1965। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, आप जो अवेलेबल सरप्लस है ना, तो उसके कुछ डिडक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। बाकी आप लिख सकते हो कि कौन सी कंपनी में अप्लाई होता है, कौन कौन से केसेस पे अप्लाई होता है। ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस यूनिट। ये अवेलेबल और एलोकेबल सरप्लस का जो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि अलग से इसका शॉर्ट नोट भी आ जाता है, कभी डिफरेंस आ जाता है, तो ये वाला भी टॉपिक बहुत अच्छे से करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म wages under the Payment of Wage Act 1936. What is included and what is not included in the term? यहाँ पे आपको वेजेस समझाना है। वेजेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के जाना। जैसे आपका पहले वाले यूनिट में से पहले वाले में क्या इंपॉर्टेंट था, वो डिपेंडेंट वाला टॉपिक, ऐसे ही वेजेस का भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। जब तक आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वेजेस की, तो आप इसके हॉट क्वेश्चंस नहीं कर सकते, मतलब वो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि एक वेज क्या होता है, वेजेस क्या होती हैं, फिर क्या क्या चीज़ें हम वेजेस में इंक्लूड करते हैं और क्या चीज़ें में इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूडेड रहती हैं, वो लिखनी है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोनस, डिस्कस द रूल्स रिगार्डिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम और मिनिमम बोनस को आपको समझाना है और बोनस को समझाने के क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजेस एज स्टेटेड इन पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, स्टेट द रूल्स रिलेटेड टू द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझाना है कि वेजेस क्या होती हैं, मतलब डिफाइन कर देना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एम्प्लॉयर, है ना। तो बस ये मत लिख देना कि एम्प्लॉयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, थोड़ा उसको डिस्क्राइब करना कि फैक्ट्री में मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है, तो ऐसे ही थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना। देन उसके बाद आपसे पूछा है कि स्टेट द रूल्स रिलेटेड टू द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। तो वही कुछ रूल्स हैं कि वेज को कब पे करना चाहिए। जैसे किसी हॉलीडे में पेमेंट नहीं होनी चाहिए, वर्किंग डे में होनी चाहिए, है ना। फिर ऐसे ही कि जो एम्प्लॉयर है उसे पेमेंट या तो विद इन अ मंथ करनी चाहिए या वीकली करनी चाहिए। ऐसे ही दो चार इसके कुछ रूल्स हैं
वेजेस के वो लिख देना कि किस टाइम में पेमेंट और कैसे होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एन एम्प्लॉय डिसक्वालिफाइड टू रिसीव बोनस? कब बोनस नहीं मिलेगा एम्प्लॉय को, किस सिचुएशन में, वो लिखना है यहाँ पे। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे आपको छोटा सा ही आंसर लिखना है। 3 पॉइंट्स हैं बस कि एक अपेरेंटिस को नहीं मिलता है बोनस, फिर है एक एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिल्डिंग ऑपरेशंस, फिर ऐसे ही एक होता है कि एम्प्लॉय हु इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब उसकी सर्विस में से निकाल दिया गया है, उसने कुछ गलती की होगी तो उसे भी हम बोनस नहीं देंगे। ठीक है, ये डिसक्वालिफिकेशंस है। और कुछ एलिजिबिलिटीज़ भी होती हैं हमारे बोनस की, तो वो भी करके जाना। पूरा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ बोनस, और एलिजिबिलिटीज़ और डिसक्वालिफिकेशंस क्या होती हैं बताओ। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द फॉलोइंग अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। The first one is deduction of certain amounts from the bonus. Second is time limit for payment of bonus. इसमें आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना है कि कौन कौन सी डिडक्शंस हो जाती हैं बोनस में से, और एक टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस क्या रहता है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट, बी वेजेस। ये आपको इसकी रूल्स रेगुलेशन समझाने हैं विद रिगार्ड टू वेज एक्ट। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन फर्स्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका देखो, अगर सिर्फ 5 मार्क्स का आता है तो थोड़ा ब्रीफली लिखना, और अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो ठीक से लिखना। देन बी, प्रोविजंस फॉर डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस अंडर वेज एक्ट। तो जैसे हमने पहले डिडक्शन वाले क्वेश्चंस देखे थे, ऐसे ही एक डिडक्शंस फॉर रिकवरी भी आ सकता है, रिकवरी ऑफ एडवांसेस। देन सी, सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन दोनों का लिखा हुआ है कि सेट ऑन एंड सेट ऑफ। तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको लिखा है कि एक्सप्लेन, तो इट्स बेटर टू गो विद पैराग्राफ्स या फिर विद बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, रेदर देन मेकिंग टेबल और उसे टैबुलर फॉर्म में दिखाने से अच्छा है कि आप पॉइंट्स में समझाओ। ये पहले आप सेट ऑन समझा दो, फिर उसके बाद आप सेट ऑफ समझा दो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, how is the amount of bonus calculated in the Bonus Act? Discuss the provisions of the Act in relation to the disqualification of bonus. Disqualification and qualification of bonus हमने पहले भी कर लिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक नया क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्या चीज़ उसमें ऐड होती हैं क्या नहीं होती, वो आपको बतानी पड़ेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the Payment of Wage Act 1936 provide that the wages are to be paid at regular intervals and without any unauthorized deductions. Discuss explaining the limit, if any, on the deductions the employer can make from the wages of an employee. अब इस क्वेश्चन में पहले तो एक स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, बच्चे स्टेटमेंट देख के ही घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे डिडक्शंस पूछिए कि वेजेस में क्या डिडक्शंस होती हैं, क्या डिडक्शंस के बाद एक वेज मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही बताना है, डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शंस जो होती हैं। डिडक्शंस के क्वेश्चंस देखो अलग से भी आ रहे हैं, और एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन से डिडक्शंस होती हैं। तो 4 to 5 डिडक्शंस तो करके ही जाना आप इस वेज एक्ट में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वेज अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। Decide whether the following items are treated as wage under the Payment of Wage Act. पहले यहाँ पे आपको पूछा है कि वेज क्या होता है वो बताओ, फिर उसके बाद आप ये पॉइंट्स समझाना कि इसको हम वेज में लेंगे या नहीं, ऐड करेंगे या नहीं, या फिर इसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट पूछा है आपसे कि वाइल प्रिपेयरिंग अ वेज, तो आप इसको ऐड करोगे या डिडक्ट करोगे। ठीक है, so the first one is contribution of the employer towards the pension fund. Second, sales linked incentive bonus. Third, overtime allowance. Fourth, gratuity payable at the time of retirement. Then fifth, compensation payable on the retrenchment of an employee.
सो द फर्स्ट वन, नो। पहले वाले का नो आएगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वेज। ठीक है ना, इस एक्ट के अंदर उसे हम वेज की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट, नो, इसका भी नो होगा कि सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव बोनस, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वेज, है ना, वो तो बोनस है भाई। ओके, देन थर्ड, ओवर टाइम अलाउंस, यस इट इज इंक्लूडेड इन वेज एक्ट। ठीक है। देन फोर्थ, फोर्थ नहीं, फोर्थ भी इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेट्युटी पेबल ऑन टर्मिनल ऑफ एम्प्लॉय, नो इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। देन द फिफ्थ वन, यस। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम है, हिंदी में है पर। ठीक है। ओके, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट 3 में से। अब आपने देखा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, कुछ कुछ कंसेप्ट पे बेस हैं, कि आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से आता है तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे आपको वेज में ऐड करना है नहीं करना, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप जब भी तो बता पाओगे, है ना। डिपेंडेंट जो होते हैं, इसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे रिलेटिव को या नहीं, वो भी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी जब ही आएगा। ठीक है। तो आप ये सब कंसेप्ट अच्छे से करके जाना, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप सारे क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। थोड़ा सोच के अटेम्प्ट करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।